Hello everyone, welcome back to Kavis Academy. In this video, I will discuss about JNU MSc Entrance Exam 2019 paper solution. Okay, ये जो पार्ट फर्स्ट वीडियो है इसके अंदर मैंने हाफ क्वेश्चंस को सॉल्व कराया है और हाफ क्वेश्चंस आपको पार्ट सेकंड में मिलेंगे. ओके, आई नो ये जो पेपर है 2019 जो NTA ने कंडक्ट कराया था, जो फर्स्ट टाइम ऑनलाइन था, तो अपलोड नहीं हुआ है ऑफिशियल साइट पे. सो ये जो पेपर है, आई थिंक मुझे ये लगता है ये मेमोरी बेस्ड पेपर है. ओके, ये जो पेपर है MSc का लाइफ साइंस, इसके अंदर ऑनलाइन होने से एक प्रॉफिट हुआ है कि इसके अंदर माइनस मार्किंग रिमूव कर दी गई है. ओके, नाउ स्टार्ट करते हैं. इसके अंदर हाफ क्वेश्चंस आपको पार्ट ए के अंदर डिस्कस कर रखे हैं और हाफ क्वेश्चंस आपको पार्ट बी के अंदर मिलेंगे. ओके, नाउ अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना. ओके, नाउ स्टार्ट करते हैं. विच वन ऑफ द फॉलोइंग रेशियो डिस्क्राइब द मेंडल लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट. तो जो इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट था मेंडल का, वो डाई हाइब्रिड की बेसिस पे दे रखा था. मीन्स दो कैरेक्टर थे, दो कैरेक्टर आपस में मिक्स नहीं हो रहे हैं. ओके, सो यहाँ पे जो आपको रेशियोज दिखाई दे रहे हैं, ये जो रेशियो है ये फिनोटिपिक रेशियो है. ओके, डाई हाइब्रिड रेशियो का. सो जो लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट का जो रेशियो है, दैट इज द 9:3:3:1. सो ऑप्शन नंबर सेकंड इज करेक्ट. ओके, नाउ which one of the following define as a turnover number of for an enzyme, that is the kk/km. Okay, now what the focal length should be specs have a persons for whom the least distance of distinct vision is 50 सेंटीमीटर. ओके, तो आपको पता है कि नॉर्मल विज़न क्या होता है. नॉर्मल किसी पर्सन का नॉर्मल विज़न होता है आपका 25 सेंटीमीटर. ओके, 25 सेंटीमीटर तक अगर देख रहा है तो मीन्स उसकी आइज़ परफेक्ट है. मीन्स पास वाली जो आई साइट है वो एकदम परफेक्ट है. बट यहाँ पे कंडीशन क्या दे रही है कि जो पर्सन है उसको ओनली 50 सेंटीमीटर तक दिखता है, उससे और ज़्यादा पास उसको दिखाई नहीं दे रखा है. मीन्स ये जो कंडीशन है, जो इसको बोलते हैं हाइपरमेट्रोपिया, मीन्स लॉन्ग साइटनेस. लॉन्ग साइटनेस का मीन्स होता है उसको दूर की चीज़ तो दिखाई देती है, बट जो पास की चीज़ें हैं वो उसको क्लियर वे में दिखाई नहीं दे रही है. ओके, ना तो इस कंडीशन में क्या होता है, ये कंडीशन क्यों होती है, बिकॉज जो इमेज होती है वो रेटिना के पीछे बन जाती है. कहाँ पे? रेटिना पे बननी चाहिए, बट यहाँ पे कहाँ बनती है? इसकी रेटिना के पीछे. तो इस कंडीशन में जो पर्सन होता है, जो डॉक्टर उसको स्पेक्स देते हैं, वो होता है कॉन्वेक्स. जब कॉन्वेक्स लेंस यूज़ करते हैं तो जो इमेज होती है वो रेटिना पे पड़ेगी और उसको एकदम क्लियर, उसके पास वाली जो साइट है वो एकदम उसको क्लियर दिखाई देगा. ओके, ना अब ये जो न्यूमेरिकल बेस है उसको कैसे सॉल्व करते हैं. नॉर्मल जो फार्मूला होता है लेंस का फार्मूला, दैट इज द 1/f इज इक्वल टू 1/v माइनस 1/u. ओके, v इज द डिस्टेंस ऑफ इमेज एंड द u इज द डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट. तो यहाँ पे हम ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस कितनी है? -25 है. ओके, और जो इमेज की डिस्टेंस है वो लास्ट कहाँ तक दिख पा रहा है? दैट इज द -50. अब बात आती है कि यहाँ पे माइनस साइन क्यों लगाया. माइनस साइन इसलिए लगाया है क्योंकि यहाँ पे जो लेंस यूज़ कर रहे हैं वो है कॉन्वेक्स लेंस. ओके, सो वी यूजिंग द माइनस साइन. ओके, नाउ जब इस वैल्यूज़ को हम पुट करते हैं इसके अंदर, सपोज v इज इक्वल टू -50 तो पुट कर दिया, एंड u इज इक्वल टू -25 पुट कर दिया. तो माइनस माइनस इज इक्वल टू प्लस, तो यहाँ पे प्लस आ गया. फिर इसको जब सॉल्व करते हैं तो आपका आंसर आता है 1/f इज इक्वल टू 1/50. और उसको अगर ऐसे ऊपर लेके जाएंगे तो f इज इक्वल टू द 50. ओके, 50 सेंटीमीटर. सो आंसर 1 इज करेक्ट, दैट इज द +50 सेंटीमीटर एंड द कॉन्वेक्स लेंस. ओके, नाउ इन पैंक्रियास इंसुलिन इज सिंथेसाइज्ड इन. अब जो इंसुलिन होता है, आपको पता है जो पैंक्रियास के अंदर 3 हार्मोन्स का सिक्रेशन होता है. द पैंक्रियास एक ऐसी ग्लैंड है जो एंडोक्राइन और एक्सोक्राइन दोनों का सिक्रेशन करती है. ओके, एंडोक्राइन में जो हार्मोन्स का सिक्रेशन होता है दैट इज द ग्लूकागॉन, जो अल्फा सेल्स करती है.
बीटा सेल्स करती है इंसुलिन का, एंड द सोमेटोस्टेटिन हार्मोन्स होता है, सॉरी अल्फा सेल्स ग्लूकागॉन हार्मोन्स का सिक्रेशन करती है, बीटा सेल्स इंसुलिन हार्मोन का सिक्रेशन करती है, और जो डेल्टा सेल्स होती है वो सोमेटोस्टेटिन हार्मोन का सिक्रेशन करती है। ये जो हार्मोन्स होता है इन दोनों को इनिबिट करता है, अल्फा एंड बीटा, ग्लूकागॉन और इंसुलिन के लेवल को। ओके नाउ, और ये दोनों ऑपोजिट है, इंसुलिन और ग्लूकागॉन। ओके, दोनों एक दूसरे के लेवल को इनिबिट करते हैं। तो यहाँ पे हमें इंसुलिन की बात करें, मीन्स यहाँ पे बीटा सेल्स की बात कर रहे हैं। ओके, जो बीटा सेल्स इंसुलिन का सिक्रेशन करती है वो कहाँ पे होता है? सो आंसर सेकंड इज करेक्ट, दैट इज एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। यहाँ पे सिक्रेशन होगा, अब यहाँ पे प्रोटीन का फॉर्मेशन होगा, फिर वो एंडोप्लाज्मिक, फिर वो गोल्जी में जाएगा पैकेजिंग होने और फिर वहाँ पे टारगेट जो भी है वहाँ पे जाएगा। बट मैन सिंथेसाइज स्टार्ट कहाँ होता है? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में। सो ऑप्शन नंबर सेकंड इज करेक्ट। ओके, now which one of the following scientists discovered that tuberculosis is caused by the mycobacterium tuberculosis? तो ट्यूबरक्लोसिस क्या होता है? दैट इज द टीबी। ओके, और टीबी सबसे पहले डिस्कवर किसने की थी? रॉबर्ट कॉच ने। ओके, सो आंसर ऑप्शन नंबर सेकंड इज करेक्ट, रॉबर्ट कॉच। ओके, नाउ वन ऑफ द फॉलोइंग हेल्प इन ब्रीथिंग ऑफ मैंग्रोव। तो जो मैंग्रोव जो प्लांट्स होते हैं उनकी जो रूट्स होती है वो सॉयल से बाहर होती है। ओके, क्यों होती है रूट सॉयल के बाहर? वो रेस्पिरेशन करने के लिए। इसके अंदर पोर्स होते हैं, वो क्या करती है? एयर का एक्सचेंज करती है। जो सैम्पी एरियाज होते हैं ना, दलदली एरियाज, वहाँ पे। तो ऐसी रूट्स को हम क्या बोलते हैं? ऐसी रूट्स को हम बोलते हैं न्यूमेटोफोर। सो ऑप्शन नंबर थर्ड इज करेक्ट। Which one of the following is the famous scientist coined the term of survival of fittest? जैसे ये वर्ड आता है सर्वाइवल ऑफ फिटेस्ट, हम क्या करते हैं? हम यहाँ पे डार्विन पे क्लिक कर लेते हैं, बट नहीं, डार्विन नहीं होगा। ऑप्शन नंबर सेकंड इज करेक्ट, दैट इज द हर्बर्ट स्पेंसर। बिकॉज ये जो हर्बर्ट स्पेंसर है इसने ये सर्वाइवल ऑफ फिटेस्ट यूज़ किया था, इसने बताया था। ओके, और ये डार्विन की थ्योरी, डार्विन का जो पब्लिश होने से पहले ही 7 ईयर पहले ही उसने ये सर्वाइवल ऑफ फिटेस्ट को बताया था। सो ऑप्शन नंबर सेकंड इज करेक्ट। ओके, नाउ करंट एज ऑफ फादर इज ट्विस्ट ऑफ इज सन। देखते हैं, जो फादर की एज है वो सन से 3 टाइम्स ज़्यादा है, मीन्स एफ इज इक्वल टू 3s। ओके, ऐसे लिख सकते हैं। फिर आफ्टर 12 ईयर मीन्स एफ फादर एज प्लस 12 इज इक्वल टू एज ऑफ फादर वुड बी ट्विस्ट द एज ऑफ हिज सन। तो फादर की एज क्या हो गई? डबल हो गई, 2s। सन भी 12 इंक्रीज हुआ, तो ऐसे लिख सकते हैं। अब ये जो f की वैल्यू है, ओके, उसको इसके पुट, ओके, 3s कर दिया प्लस 12। जब इसको सॉल्यूशन करते हैं तो सन की एज क्या आती है? 12। ओके, जब सन की एज 12 आ गई तो उसको अगेन इस वैल्यू 1 के अंदर पुट कर लेंगे, मीन्स 12 इंटू एस। 12 को जब मल्टीप्लाई करेंगे एस से, सॉरी 3 को मल्टीप्लाई करेंगे जब 12 से, तो आंसर आएगा आपका 36। ओके, सो ऑप्शन नंबर 1 इज करेक्ट, द फादर एज इज 36 एंड द सन एज इज 12। ओके, नाउ पार्ट बी। अभी यहाँ पे एक्सप्रेशन डिटर्मिनेट एक्सप्रेशन दे रखा है, इसमें दे रखा है कि ये इसके इक्वल है कि नहीं, ये इसके इक्वल है कि नहीं, तो कौन सा इसमें से सही होगा? तो देखते हैं। तो हम ये ओनली फर्स्ट ही सॉल्व करेंगे क्योंकि फर्स्ट ऑप्शन सही है यहाँ पे। ओके, कैसे सॉल्व करते हैं देखते हैं। इसको सॉल्व करने से पहले सबसे आप मान लो कि आप पहले ही वैल्यू लेंगे 0 ली, तो 0 ली तो ये रो कैंसिल हो गई, ये रो कैंसिल हो गई, ये 2 रो बची, इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करना है। तो 0 से 0 किया, फिर c से c किया, और जब इनको ओवरऑल 0 से मल्टीप्लाई किया तो 0 आएगा। तो इसका कोई सेंस नहीं, यहाँ पे 0 ही आएगी। ओके, सेकंड रो कौन सी हो गई? a हो गई। तो यहाँ से देखना इसको, तो a है तो ये वाली रो कैंसिल हो गई, ये वाली रो कैंसिल हो गई, बची ये और ये। क्रॉस में मल्टीप्लाई करना है तो a को किससे मल्टीप्लाई करोगे आप? 0 से। जब आप a को 0 से मल्टीप्लाई करोगे तो 0 आएगा। ओके, b को c से मल्टीप्लाई करना है तो bc आएगा।
फिर बाहर आपको कॉमन क्या लेना है, ए। तो कैसे देखते हो, माइनस ए इज इक्वल टू ए इंटू 0, ओके। फिर इन दोनों को माइनस किया, दैट इज बी इंटू माइनस सी, इसके आगे बी साइन लगेगा, ओके। सो जब इसको हम सॉल्व करते हैं, उसे मल्टीप्लाई किया तो 0 आ गया, और बी और सी को मल्टीप्लाई किया तो बी सी आ गया, ओके। यहाँ पे प्लस कैसे आया, देखो यहाँ पे माइनस और माइनस, माइनस और माइनस दिख रहा है, तो माइनस माइनस प्लस हो जाते, तो यहाँ पे प्लस आ गया, ओके। नाउ फिर है यहाँ पे, अब इसको कॉमन लिया हमने माइनस बी को, तो माइनस बी को कॉमन ले लिया, बाहर निकाल दिया, एक रो कैंसिल और ये भी रो कैंसिल, ये भी रो कैंसिल, तो बची ये वाली रो, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस ए को सी के साथ कर दिया, इसको इसके साथ करेंगे बी को, तो बी को 0 से कर दिया, फिर इसको सॉल्व करेंगे तो आपका आएगा माइनस बी ब्रैकेट माइनस ए सी माइनस 0, ओके। फिर अगेन माइनस और माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, और बी ए सी हो जाएगा, और बी को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0, तो आपको आता है, आपका जो ओवरऑल आता है माइनस ए बी सी प्लस ए बी सी, तो माइनस प्लस माइनस, सो आंसर इज 0, सो हैंस प्रूव, सो ऑप्शन नंबर 1 इज करेक्ट, ओके। ना बाकी आप सॉल्यूशन करके देख लेना, एक एक को तो नहीं बता सकते, तो आप ऐसे ही सॉल्व करना, तो आपका ये किसी का भी इक्वल नहीं आएगा, ओके। सो ऑप्शन नंबर 1 इज करेक्ट। नाउ टू आइडेंटिकल व्हीकल कोलाइड हेड ऑन, ओके। दो व्हीकल्स है, ओके, कॉलिजन्स हो रहा है, इस व्हीकल ट्रैवल एट 200 किलोमीटर पर आवर की स्पीड है, द इम्पैक्ट फोर्स ऑन ईच व्हीकल इज द सेम एज ए हिटिंग अ सॉलिड वॉल एट, तो यहाँ पे क्या दे रखा है, दो सपोज कर लो कार है, ओके, दोनों की स्पीड सेम है, कितनी है, 200 किलोमीटर पर आवर की स्पीड में, ओके। दोनों की साइज भी सेम है, ओके, दोनों की स्पीड भी सेम है। जब यहाँ पे दोनों सेम स्पीड में टक्कर खाएगी तो वापस इक्वल एंड ऑपोजिट फोर्स लगता है, ये न्यूटन का थर्ड लॉ है, मीन्स वापस 3 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से ही उसको वापस रिवर्स बैक फोर्स लगेगा, सो ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट, okay. Now ribosomes can be fractionated into monoribosomes and polyribosomes by, so to allow the different ribosomal population to be analyzed, okay. So option number first is correct, that is the sucrose density gradient centrifugations, okay. Now which one of the following statement about the 100 base pair of DNA is correct, ओके। तो यहाँ पे क्या डीएनए की लेंथ पूछी गई है, ओके। 100 बेस पेयर है डीएनए के अंदर, तो उसकी लेंथ क्या है, तो देखते हैं। तो एक बेस पेयर की जो दो न्यूक्लियोटाइड होते हैं उसकी बीच की जो डिस्टेंस होती है दैट इज द 3.5 एंगस्ट्रॉन्स, ओके। और बेस पेयर यहाँ पे कितना दे रखा 100, तो डिस्टेंस को हम बेस पेयर से मल्टीप्लाई कर लेंगे, तो 3.5 इंटू 100, ओके। तो यहाँ पे जो आपका आंसर आएगा 3.4 एंगस्ट्रॉन होगा यहाँ पे, ओके। तो यहाँ पे जो आंसर आएगा आपका दैट इज द 340 एंगस्ट्रॉन्स, ओके। तब एंगस्ट्रॉन्स को हम जब सॉल्व करते हैं, इसको नैनोमीटर, वहाँ पे पीछे वैल्यू सारी नैनोमीटर में दे रखी है, तो हमें यहाँ पे नैनोमीटर में निकालना है, तो 1 नैनोमीटर इज इक्वल टू द -9, ओके। सो एंगस्ट्रॉन्स को जो 1 एंगस्ट्रॉन होता है उसको -10 लिखते हैं, तो यहाँ पे -10 लिख दिया, तो -10 अगर एक जीरो में यहाँ पे नीचे रख दूँ तो एक जीरो से एक जीरो कैंसिल हो जाएगा, तो -9 बचा, तो -9 किसकी इक्वल होता है 1 नैनोमीटर के, सो आंसर विल बी 34 इंटू -9, सो 34 नैनोमीटर, ओके। सो ऑप्शन नंबर 4 इज करेक्ट, द लेंथ ऑफ डीएनए विल बी 34 नैनोमीटर, ओके। नाउ what the value of area between the curve y is equal to x and the y is equal to x square, तो यहाँ पे क्या दे रखा है कि y is equal to x मीन्स स्ट्रेट लाइन होगी, ओके, स्ट्रेट लाइन हो गई। फिर सेकंड क्या दे रखा है y is equal to x square मीन्स x की वैल्यू ज़्यादा ट्विस्ट बढ़ रही है, तो y उससे हाफ में इंक्रीज हो जाता है, तो इसका कर्व इस टाइप का आएगा, ओके। तो यहाँ पे इनिशियल वैल्यू 0, फाइनल वैल्यू इज 1, अब यहाँ पे लेंगे
इसको इस टाइप में सॉल्यूशन करते हैं, एक्स माइनस एक्स स्क्वायर ब्रैकेट बन डी एक्स। ओके, जब इसको मल्टीप्लाई किया, एक्स को डी एक्स से मल्टीप्लाई किया तो ये वैल्यू आ गई। इसको हम कैसे लिखते हैं, एक्स इज इक्वल टू एन प्लस वन अपॉन एन प्लस वन। यहाँ पे इसको पुट कर दी वैल्यू को, दोनों की वैल्यू पुट कर ली। यहाँ पे 2 दे रखा है तो n की वैल्यू 2 है तो 2 प्लस वन एंड द 2 प्लस वन। तो जब इसको सॉल्व करेंगे 1 प्लस वन इज इक्वल टू 2 एंड 1 प्लस वन इक्वल टू 2। जब इसको आप ओवरऑल सॉल्व करोगे, देख लेना अच्छे से, तो आपका आंसर आएगा 1/6। ओके, सो ऑप्शन नंबर 1 इज करेक्ट। नाउ विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द नेगेटिव रेगुलेशन ऑफ द सेनेसेंस। तो जो ऑक्सीजन होता है वो पॉजिटिव रेगुलेशन करता है। इसके अंदर क्या होता है, ऑक्सीजन की कंसंट्रेशन अगर यहाँ पे लीफ से में जा रही है तो सेनेसन नहीं होगा, बट अगर ऑक्सीजन अगर यहाँ पे स्टेम से यहाँ पे जा रहा है तो अगर कंसंट्रेशन बढ़ रही है तो ये इथाइलिन को इंक्रीज करेगी, इथाइलिन को एक्टिवेट करेगी। जब इथाइलिन एक्टिवेट होगा तो इसका सिक्रेशन इंक्रीज होगा और सेनेसन को पॉजिटिव रेगुलेशन करेगा, मीन्स लीफ को ये यहाँ पे सेनेसन हो जाएगा। ओके, बट यहाँ पे क्या पूछा गया, नेगेटिव रेगुलेशन। तो नेगेटिव रेगुलेशन कौन करता है, दैट इज अ साइटोकाइनिन। ओके, ये एक एक्सपेरिमेंट के थ्रू प्रूफ किया गया, दैट इज द रिचमंड लंग इफेक्ट। ओके, इसके अंदर क्या किया था, एक बीकर ले लिया, उस बीकर के अंदर पेट्रोल साथ में होनी चाहिए। ओके, उसको लीफ को यहाँ पे डाल दिया और यहाँ पे आपको साइटोकाइनिन का सॉल्यूशन बना दिया। ओके, तो इसके अंदर क्या किया कि एक दिन तक उसको रखा तो उसने साइंटिस्ट ने नोट किया कि जो लीफ होता है वो एकदम ऐसे के ऐसे ही रहेगी। ओके, मीन्स सेनेसेंस नहीं हुआ, तो ये सेनेसन को रोक रही है, मीन्स ये नेगेटिव रेगुलेशन कर रही है। सो ऑप्शन नंबर 3 इज करेक्ट। ओके, now which one of the following is the antibiotic is not recommended for the treatment of the mycoplasma। फर्स्ट थिंग इज दैट माइकोप्लाज्मा के अंदर सेल वॉल नहीं होती है, सेल वॉल नहीं होती तो ऐसी कौन सी एंटीबायोटिक है जो सेल वॉल पे एक्ट करती है, दैट इज द पेनिसिलियम। पेनिसिलियम क्या करती है, जो किसी की जो सेल वॉल्स होती है उसको डैमेज करती है, ओके, रिमूव करती है। सो उसकी सेल वॉल ही नहीं है तो उस एक्ट कैसे करेगी। सो ऑप्शन नंबर 1 इज करेक्ट। ओके, दैट इज द पेनिसिलियम। नाउ यहाँ पे आपको मैचअप करना है, ये बहुत इजी क्वेश्चन है। यहाँ पे देखो एनाफिलस मॉस्किटो, तो एनाफिलस किससे होता है, प्लाज्मोडियम से होता है। वो कौन सी डिजीज कॉज करता है, मलेरिया, तो इसका यहाँ से मैचअप हो गया। सीसी फ्लाई क्या करती है, अफ्रीकन स्लीपिंग सिकनेस कॉज करती है, ये ट्रिप्सोनोमा के थ्रू होता है, तो ये आप मैच कर लिया। सैंड फ्लाई ये होती है लेस्मानिया, ये आपको दमदम फीवर या फिर इसको दमदम फीवर बोलते हैं। ओके, या फिर इसको काला आजार डिजीज कॉज करती है। सो फिर अब कौन बचा, दैट इज द 2 का 1, तो मैच कर लो। तो मैच करने पे आपका आंसर आता है, देख एक सेकेंड, ऑप्शन नंबर 1। ओके, फर्स्ट का सेकेंड, फर्स्ट का 1, 2 का 1, 3 का 4 एंड 4 का 3। ओके, बहुत इजी क्वेश्चन था। नाउ बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट, तो बायोडाइवर्सिटी क्या होती है कि जहाँ पे 0.5% स्पीसीज रहती है, मीन्स यहाँ पे कम से कम उस एरिया के अंदर 1500 स्पीसीज होनी चाहिए। उसके अंदर भी जो 70% स्पीसीज होती है वो थ्रेटेंड होती है, सो एंडेमिक स्पीसीज होती है। सो द रीजन्स विद द लार्ज नंबर ऑफ एंडेमिक स्पीसीज, सो ऑप्शन नंबर 3 इज करेक्ट। नाउ 3 ग्रेन्युलोसाइट ऑफ द इम्यून सिस्टम, बात आती है कि ग्रेन्युलोसाइट कहाँ पे होते हैं, डब्ल्यूबीसी के अंदर होते हैं। डब्ल्यूबीसी की 2 सेल्स होते हैं, दैट इज द ग्रेन्युलर सेल्स एंड द अग्रेन्युलर सेल्स। ओके, ग्रेन्युलर सेल्स एंड द अग्रेन्युलर साइट्स। ओके, अग्रेन्युलर साइट्स के एग्जांपल्स कौन है, मोनोसाइट एंड द लिम्फोसाइट, जिसके पीछे साइट लगता है, दैट इज द लिम्फोसाइट्स एंड द मोनोसाइट, तो वो ग्रेन्युलोसाइट्स के एग्जांपल है। बाकी जो 3 बचे हैं वो ग्रेन्युलोसाइट, दैट इज द न्यूट्रोफिल्स, बेसोफिल्स एंड द इओसिनोफिल्स। सो ऑप्शन नंबर 1 होगा नहीं, यहाँ पे डब्ल्यूबीसी आ गई, सेकंड हो जाएगा, सो सेकंड ऑप्शन नंबर इज करेक्ट। लिम्फोसाइट ये आ गए तो ये भी नहीं है, थ्रोम्बोसाइट्स आ गया, प्लेटलेट्स आ गया तो ये भी नहीं है। सो ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट, दैट इज द न्यूट्रोफिल्स, बेसोफिल एंड द इओसिनोफिल्स। ओके, नाउ
Which one of the following is the important for the development of red blood cell in bone? तो यहाँ पे जो विटामिन यूज आता है दैट इज द विटामिन B12. ये एक कोएंजाइम की जैसे भी एक्ट करता है. ओके तो ये डेवलपमेंट में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल करता है. सो विटामिन B12 इज द करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर सेकंड. ओके नाउ सिलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट अबाउट द रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस. आपको पता है कि अगर हम किसी को प्लांट को अगर रेड लाइट देंगे तो फोटोसिंथेसिस ज़्यादा होगी. ओके बट अगर हम किसी प्लांट को रेड लाइट और फार रेड लाइट दोनों देंगे तो इस कंडीशन में जो फोटोसिंथेसिस की जो रेट होगी वो इंक्रीज होगी. और ये जो इफेक्ट होता है दैट इफेक्ट इज नॉन एज द इमर्सन इनहांसमेंट इफेक्ट. ओके सो ऑप्शन नंबर सी इज फोर्थ इज करेक्ट. ओके so option number fourth is correct. Now in the terrestrial vertebrate, high quality image focus on the retina is due to small aperture and the refractive lens, so option number 1 is correct. Now जेनेटिक लिंकेज में क्या होता है कि जो आपका क्रोमोसोम होता है उसके अंदर दो जीन्स होते हैं. दो जीन्स दोनों पास होंगे, मीन्स यहाँ पे डिस्टेंस नहीं होगी. और दोनों अगर पास होंगे तो जब क्रॉसिंग ओवर होगा और जब दूसरे जब प्रोजेनी में ट्रांसफ़र होगा तो दोनों कैरेक्टर साथ साथ ही ट्रांसफ़र होंगे. सो दो या दो से ज़्यादा भी हो सकते हैं. सो मोर देन वन जीन आर लोकेटेड ऑन द सेम क्रोमोसोम, एक क्रोमोसोम पे लोकेटेड है, आर इनहेरिटेड टुगेदर, दोनों साथ में इनहेरिटेड होंगे. सो ऑप्शन नंबर सी इज टोटली करेक्ट. ओके नाउ beside the proteins which one of can also act as an enzyme. प्रोटीन को छोड़ के ऐसा कौन सा एंजाइम्स है जो प्रोटीन नहीं है और एंजाइम्स भी है. ओके सो ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट बिकॉज जो जो आरएनए होता है दैट ये एक एंजाइम, ये एक न्यूक्लिक एसिड है. क्या है? एक न्यूक्लिक एसिड, प्रोटीन नहीं है. और ये एक राइबो एंजाइम की जैसे एक्ट करेगा. ओके सो ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट. नाउ आइडेंटिफाई विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द पॉजिटिव चार्ज अमीनो एसिड. तो पॉजिटिव चार्ज जो अमीनो एसिड होता है वो होता है लाइसिन, आर्जिनिन, ओके एंड दी हिस्टिडीन. ओके सो ऑप्शन नंबर फोर्थ is correct, lysine, arginine. Okay now which one of the following group is the character is present all chordate in some or other stage of their life. तो chordate के कैरेक्टर पूछे गए हैं. सो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सेकंड इज करेक्ट, दैट इज द नोटोकॉर्ड, गिल स्लिट एंड द डॉर्सल ट्यूबर नर्व सिस्टम. ये सारे कॉर्डेट के अंदर या तो उसकी कुछ स्टेज में प्रेजेंट होगी या फिर उसकी एंटायर लाइफ में प्रेजेंट होगी. ओके now a species of a plant or animals which is the disproportionality large effect on its environment related to abundant which of the play unique critical role in the maintaining the structure of an ecosystem. तो यहाँ पे क्या दे रखा है? इकोसिस्टम को मेंटेन कौन कर रहा है? डिटरमाइन द टाइप ऑफ नंबर वाइज ऑफ द अदर स्पीसीज इन द कम्युनिटी इज नॉन एज. तो जो इकोसिस्टम को बैलेंस करती जो स्पीसीज, जो फूड चेन को अगर वो स्पीसीज अगर वहाँ से रिमूव कर दे तो वो जो इकोसिस्टम या फिर जो फूड चेन होगी वो इनबैलेंस हो जाएगी. तो ऐसी स्पीसीज को हम बोलते हैं की स्टोन स्पीसीज. सो ऑप्शन नंबर 1 इज करेक्ट. ओके नाउ in the case of lac operans of E. coli, the lac repression product of I genes is an allosteric proteins binding of lac repressor to the inducer directly control. So यहाँ पे जो ऑप्शन नंबर 1 है वो आपका करेक्ट है, सिंथेसिस ऑफ बीटा गैलेक्टोसाइडेज. ओके सो ऑप्शन नंबर 1 इज करेक्ट. नाउ thermal denaturation of a protein at a 1 nm concentration so the transition temperature. तो यहाँ पे 1 nm पे यहाँ पे जो ट्रांजिशन टेम्परेचर है वो 60 है. कैलोरी मीटर एंथैल्पी है वो आपकी 200 kg/ml. अगर मान लो यहाँ पे 1 की जगह यहाँ पे 2 mm दे दिया तो इनकी वैल्यू क्या होगी? ट्रांजिशन टेम्परेचर और कैलोरी मीटर एंथैल्पी की वैल्यू क्या होगी? तो जो वैल्यू होती है वो सेम ही रहेगी. ओके भले आप कंसंट्रेशन इंक्रीज कर लो. सो ऑप्शन नंबर 1 इज correct. Okay now
total angular momentum of a rotational body remain constant if the net torque acting on the body. ये जो टॉर्क होता है उसका फॉर्मूला क्या होता है, चेंज इन एंगुलर मोमेंटम अपॉन चेंज इन टाइम. तो यहाँ पे क्या दे रखा है कि यहाँ पे जो एंगुलर मोमेंटम है यहाँ पे क्या कांस्टेंट है. जब एंगुलर मोमेंटम की वैल्यू कांस्टेंट रहेगी तो टॉर्क कुछ होगा ही नहीं, मीन्स टॉर्क क्या होगा, जीरो होगा. सो ऑप्शन नंबर 1 इज करेक्ट. ओके, नाउ a flower that can divide it into two equal halves by the one plant. फ्लावर है, उसको आपने इक्वल पार्ट में कट किया है, तो इस कंडीशन को, इसको हम क्या बोलते हैं, दैट इज द एक्टिनोमॉर्फिक. ओके, सो ऑप्शन नंबर 1 इज करेक्ट. द मेजर TCA cycle is to act as a final common pathway for oxidation of carbohydrate, lipid and the protein for each turn of TCA. 1 TCA साइकिल के अंदर कितनी ATP का फॉर्मेशन होता है, ये ओवरऑल ये पूछा है, हाउ मेनी ATPs आर प्रोड्यूस इन 1 TCA साइकिल. सो देखते क्या होता है कि एक TCA साइकिल के अंदर एक तो आपकी होती है आपके 3 NADH जनरेट. ओके, दूसरी आपकी होगी 1 FADH और 1 ATP. ओके, 3 NADH 3 NADH मतलब 3, एक NADH में कितनी ATP का फॉर्मेशन होता है, 3 ATP का फॉर्मेशन होगा. तो 3 NADH से कितने होगा, तो 3 इंटू 3. ओके, ध्यान रखना, 1 NADH इज इक्वल टू 3 ATP. सो 3 NADH इज इक्वल टू 3 इंटू 3 इज इक्वल टू 9. ओके, सो 9 ATP का फॉर्मेशन होगा. 1 FADH होता है 2 ATP का फॉर्मेशन करता है. NADH 3 ATP का फॉर्मेशन करेगा और FADH 2 ATP का फॉर्मेशन करेगा. तो यहाँ पे FADH कितना हो रहा है, 1 है, तो यहाँ पे आएगा 2 और ATP कितनी 1. तो ओवरऑल कैलकुलेट करो तो 9 + 2 इज इक्वल टू 11, 11 + 1 इज इक्वल टू 2. तो टोटल यहाँ पे 12 ATP पार्ट कर रही है. सो ऑप्शन नंबर 1 इज करेक्ट. ओके, नाउ क्रॉसिंग ओवर इन अ मियोसिस टेक प्लेस ड्यूरिंग. सो आपको पता है कि जो मियोसिस की जो प्रोफेस फर्स्ट मियोसिस फर्स्ट होता है, उसके अंदर भी जो प्रोफेस फर्स्ट स्टेज होती है, उसके अंदर 5 स्टेज आती है. दैट इज द लेप्टोटीन, जाइगोटीन, पैकाइटिन, डिप्लोटीन एंड द डाइकाइनेसिस. ओके, जो फर्स्ट स्टेज होती है दैट इज द लेप्टोटीन. इसके अंदर क्या होता है, क्रोमोसोम्स का जेनेटिक मटेरियल का कंडेंसेशन आता है, मीन्स यहाँ पे एक पर्टिकुलर शेप लेता है. ओके, नाउ सेकंड कंडीशन होती है जाइगोटीन. ओके, जाइगोटीन आती है, इसमें क्या होता है कि फॉर्मेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स. कैसे होता है कि मान लो ये क्रोमोसोम है, ओके, और ये दूसरा क्रोमोसोम है, तो यहाँ इन दोनों के बीच में एक कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन होगा. तो ये जो सेकंड कंडीशन है ये होती है आपकी जाइगोटीन. जो तो थर्ड कंडीशन होती है दैट इज द पैकाइटिन. इसके अंदर क्या होता है, क्रॉसिंग ओवर होती है. यहाँ पे क्रॉसिंग ओवर पूछा गया है तो पैकाइटिन इज द करेक्ट आंसर. यहाँ पे क्या होता है, मान लो ये एक क्रोमोसोम है, ओके, और दूसरा क्रोमोसोम ऐसे है. ओके, तो यहाँ पे क्रॉसिंग ओवर होती है. इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, क्रॉसिंग ओवर. तो ये होती है आपकी जाइगोटीन. ओके, फिर आती है डिप्लोटीन. डिप्लोटीन के अंदर आपको कैस्मेटा दिखेगा, वो भी क्रॉसिंग ओवर एकदम क्लियर विजिबल में दिखेगा. फिर डाइकाइनेसिस, यहाँ पे आपको होमोलोगस क्रोमोसोम्स मूव इन अ डिफरेंट पोजिशंस. ओके, सो आंसर इज सेकेंड इज करेक्ट बिकॉज यहाँ पे क्रॉसिंग ओवर पूछा गया है, तो क्रॉसिंग ओवर आपका पैकाइटिन कंडीशन के अंदर होता है. ओके, नाउ सी अर्चिन्स follows which one of the following cleavage pattern. तो जो सी अर्चिन के अंदर जो ब्लास्टोमर होता है वो इक्वल होता है, और जो इक्वल ब्लास्टोमर जो होता है दैट इज द होलोब्लास्टिक. ओके, साथ ही साथ रेडियल होता है. ओके, तो होलोब्लास्टिक किसको बोलते हैं, जो रेडियल होता है वहाँ पे ब्लास्टोमियर की जो नंबर्स होते हैं वो इक्वल होते हैं. ओके, और जो होलोब्लास्टिक होता है मीन्स यहाँ पे लो एंड द मॉडरेट अमाउंट ऑफ व्योल की कंसंट्रेशन बहुत कम होती है. सो सी अर्चिन के अंदर होलोब्लास्टिक रेडियल होता है, मीन्स यहाँ पे जो व्योल की कंसंट्रेशन है वो कम है, साथ ही साथ जो नंबर ऑफ ब्लास्टोमर है वो इक्वल है. अगर ऐसे डिवाइड होगा या तो ऐसे होगा या तो ऐसे होगा. ओके, सो ऑप्शन नंबर 1 इज करेक्ट. नाउ यहाँ पे मैचअप करना है.
ओके, तो प्रोफेस स्टेज के अंदर क्या होता है कि आपको प्रोफेस के अंदर क्या होगा, प्रोफेस के अंदर क्या होता है कि आपको जो यहाँ पे कंडेंसेशन होगा। ओके, आपकी कितनी स्टेज आती है, आपके 4 स्टेज आएगी, दैट इज प्रोफेस, मेटाफेस, एनाफेस एंड द टीलोफेस। ओके, जो क्रोमोसोम का कंडेंसेशन होगा प्रोफेस के अंदर, सो 1 का पी हो जाएगा। ओके, कंडेंसेशन। फिर आएगा मेटाफेस। मेटाफेस में क्या होता है कि जो डीएनए होता है वो अलाइनमेंट होता है एक हाइपोथेटिकल प्लेट के। सो मेटाफेस क्यों, बट उससे पहले क्या होता है कि न्यूक्लियर एनवेलप का डिसअपेयर होना पड़ता है। सो प्रोमेटाफेस के अंदर न्यूक्लियर की एनवेलप डिसअपेयर होगी, ब्रेकडाउन होगी, और जो एनाफेस होगा उसके अंदर क्रोमोसोम्स का सेपरेशन होगा। तो इसका जो मैचअप है, सो ऑप्शन नंबर सेकंड इज करेक्ट। ओके, नाउ क्वेश्चन, व्हाट इज द एक्स इन द फॉलोइंग रिएक्शन। इसमें जो एक्स क्या है, तो यहाँ पे क्या है कि 2 एटम मिलके एक न्यू एटम का फॉर्मेशन कर रहा है, दैट इज द हीलियम। हाइड्रोजन में हाइड्रोजन मिलके एक हीलियम का फॉर्मेशन कर रहे हैं। जो यहाँ पे 1 and 1 है, यहाँ पे प्रोटॉन की नंबर है। सो एक प्रोटॉन यहाँ पे एक कुछ रिलीज हो रहा है, तो प्रोटॉन कभी रिलीज नहीं होता है, रिलीज होगा तो वो न्यूट्रॉन होगा। सो ऑप्शन नंबर 3rd is correct, that is the neutron. Okay, now leaves of a plant is grounded with the hexanes, incubated in a saco by the overnight, and the centrifuge to separate the precipitant and the supernatant. इसमें हमने क्या किया, एक सुपरनेटेंट को अलग कर दिया और जो प्रेसिपिटेट था उसको सोल्यूशन को अलग कर लिया। अब बात आती है कि इसके अंदर जो स्टार्च है वो कौन से फ्रैक्शन में है, सुपरनेटेंट में या फिर प्रेसिपिटेंट में, कहाँ पे है। जो स्टार्च होता है वो प्रेसिपिटेट हो जाता है, यहाँ मीन्स जम जाता है नीचे ना। सुपरनेटेंट जो ऊपर जो होता है दैट इज नॉन एज द सुपरनेटेंट, तो स्टार्च होता है वो प्रेसिपिटेट हो जाता है। सो ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। ओके, सो ये तो बात हुई आपकी सारे क्वेश्चंस की, कुछ क्वेश्चंस बाकी है तो उसका डिस्कशन हम पार्ट बी के अंदर करेंगे। ओके, सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना। ओके, एंड लाइक कर देना। ओके, बाय बाय।